Hello, am I audible? Yes, yes, you are audible. Okay. Uh, So I would like to request Meena ma'am to welcome the event and as well our guest of the day. So okay. Meena, please. Thank you. Yes, thank you, Praveen. We'll start our session today. Let's begin with a huge hello, good afternoon, Johar and Namaskar. Welcome to this interesting session on gender disparity. All of you. A special warm welcome to Rachna Priyadarshini ji, Thank you. who is a senior copywriter from Prabhat Khabar. सो बहुत बहुत स्वागत है आपका रचना जी और Thank सभी you so much, स्टूडेंट्स ma'am. का और सभी स्टूडेंट्स का और टीचर्स का जो हमारे साथ इस सत्र में जुड़े हुए हैं Ma'am, एक बार I request you, एक बार जो faculty member जुड़े हैं, kindly repeat their name also. Actually, मैं उनसे परिचित नहीं हूँ, so that's why I want to just. Okay. I think Praveen has it. Praveen, do you have it or should I? Yes, ma'am, I have. Okay. So Praveen will continue with this after I've completed my welcome. Rachna, is that all right? Yes, ma'am. Thank you. Okay. So today we've gathered to discuss a very important issue of gender disparity in the allotment of news beats. In a country where we've been, instilled with patriarchal rules and norms right from our childhood, uh, we wonder if it is any different in the world of journalism. And I especially wonder if it has changed at all from, say, a past few decades. So we are, I think all of us are prepared for an enlightening session with you. और इस अहम मुद्दे पर हम चाहते हैं कि आप आज की पत्रकारिता जगत से हमें अवगत कराएं और मेरा आग्रह है स्टूडेंट से कि इस विषय पर सोचें, विचार करें और समझें इस विषय को और ये जो लैंगिक असमानता है हमारे समाज में, इसको दूर करने में मदद करें। तो एक बार फिर सभी को बहुत बहुत स्वागत और मैं चाहूंगी कि प्रवीण अविलंब ये सत्र आगे बढ़ाएं। प्रवीण, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. Thank you so much. सेशन आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी टीचर्स का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। हमारे डिपार्टमेंट की एचओडी आशा रानी किरकेट्टा हैं, जो कि हिंदी विभाग की भी एचओडी हैं और साथ ही साथ वो गौसर कॉलेज की वर्सर भी हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं मीना मैम, जो अभी जस्ट वेलकम जिन्होंने किया सेशन का। मीना सिन्हा मैम, जिन्होंने पटना वुमेन्स कॉलेज में भी पढ़ाया है, उन्होंने फ्रीलांसिंग प्रिंट मीडिया में भी कर चुकी हैं और अभी फिलहाल वो गौसर कॉलेज में कार्यरत हैं। हमारे अगले फैकल्टी श्री प्रकाश देवकुली सर हैं, जिन्होंने ऑल इंडिया रेडियो में काम किया और अभी हमारे डिपार्टमेंट में बतौर शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तेज मुंडू सर, जो कि हमारे इस शहर में बहुत जाने माने म्यूजिक कंपोजर हैं और साउंड पढ़ाते हैं। हमारी कोर्स कोऑर्डिनेटर महिमा गोल्डन बिलुंग मैम, जो पीआर पढ़ाती हैं, पब्लिक रिलेशन। पूजा उराव मैम, जिन्होंने आईआईएमसी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर अभी हमें एडवर्टाइजमेंट पढ़ाती हैं। अनुज कुमार सर हैं, जिन्होंने एसआरएफटीआई से फिल्म की पढ़ाई कर हमें फिल्म पढ़ाते हैं और फिल्म मेकर भी हैं, उन्होंने मूवीज भी बनाई हैं। संतोष कुमार सर, जो हमें वीडियो प्रोडक्शन पढ़ाते हैं और रांची यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है। वहीं निवेदिता मैम साउंड पढ़ाती हैं और उन्होंने शायद वे भुवनेश्वर से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की हैं। और अनुराग पूर्ति सर दिल्ली कॉलेज ऑफ फोटोग्राफी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर हमें फोटोग्राफी पढ़ाते हैं।
Thank you, ma'am. Now I'll request Aditi to introduce our guest of the day. So Aditi, please introduce. Unmute yourself. सॉरी। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है रचना प्रियदर्शनी जी। थैंक यू सो मच मैम कि आपने इतना कीमती समय हमें दिया। आप वर्तमान में राष्ट्रीय दैनिक प्रभात खबर में फीचर विभाग में सीनियर कॉपी राइटर के पद पर कार्यरत हैं। आपने पटना यूनिवर्सिटी से मनोविज्ञान में ग्रेजुएशन एवं हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा प्राप्त किया है। वहीं आपने अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा के विभिन्न समाचार पत्र पत्रिकाओं एवं सोशल मीडिया के लिए लेखन, संपादन एवं अनुवाद कार्य करती रही हैं। साथ ही आपका कहानी, कविता, साहित्य, समसामयिक मुद्दों और महिला विषय मुद्दों पर लेखन में भी विशेष रुचि रही है और गत 14 वर्षों से विभिन्न प्रकाशन संस्था एवं नियमित फ्रीलांसर के काम का भी अनुभव है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच अदिति, जिन्होंने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया हमारे गेस्ट का। अब मैं हमारे आज के गेस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज के विषय पर अपनी प्रतिक्रिया दें। Okay, thank you all of you and welcome all the faculty members, welcome students and thanks for inviting me. मैं इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, क्या मैं वीडियो को ऑफ करके स्टार्ट कर सकती हूँ? एक्चुअली आई एम जस्ट अनकंफर्टेबल विद नो इशू। ओके, अगर आप लोगों की कोई क्वेरी होगी तो मैं चाहती हूँ कि सेशन इंटरेक्शन हो। अगर कोई क्वेरी हो तो आप लोग इसमें बात कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं हमारा जो टॉपिक है उस पे आती हूँ। हमारा टॉपिक है जेंडर डिस्पैरिटी इन अलॉटमेंट ऑफ बीट्स टू वुमेन जर्नलिस्ट इन इंडिया। यानी हमारा जो मीडिया है, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, यहाँ पे जो बीट्स जो डिवाइडेड होते हैं, लाइक अलग अलग बीट्स पे काम करते हैं, क्राइम बीट्स और एंटरटेनमेंट बीट्स, एजुकेशन बीट वगैरह वगैरह। उसमें कुछ बीट जो है वो सॉफ्ट बीट माने जाते हैं और कुछ बीट जो है हार्ड बीट माने जाते हैं। सॉफ्ट बीट लाइक एंटरटेनमेंट हो गया, एजुकेशन हो गया और क्लासिकल जो चीजें हैं, HRD हो गया, इस तरह की जो बीट्स हैं उनको सॉफ्ट बीट्स माना जाता है। और लाइक क्राइम है, पॉलिटिक्स है, इस तरह की जो बीट्स हैं उनको हार्ड बीट कहते हैं। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है उस टॉपिक के अनुसार हमारा मुद्दा ये है कि महिलाओं को कुछ जो पर्टिकुलर बीट्स है जिनको हार्ड बीट कहते हैं उनसे दूर क्यों रखा जाता है और किस तरीके से महिलाओं को अन्य प्रकार की जो एक भिन्नता है, जो एक लैंगिक असमानता है, वो झेलनी पड़ती है मीडिया पर में। हाँ, अच्छा, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कि इस बारे में विचार जो है सबसे पहले आया कहाँ से, किसने शुरुआत की इस अध्ययन को मतलब आगे ले जाने की, या कहाँ से ये विचार पैदा हुआ कि मीडिया क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति क्या है या उनके साथ किस तरह की असमानता होती है, इसको लेके सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 2002 में जो है सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड और विमेन नेटवर्क्स के द्वारा जो है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था महिला जो जर्नलिस्ट है, जो महिला पत्रकार है, उनके लिए। वहां पे विभिन्न मुद्दों मतलब उनसे बात की गई, अलग अलग मुद्दों पे, कि किस तरह के मुद्दों मतलब प्रॉब्लम्स उनको फेस करने पड़ रहे हैं, किस तरह से वो अपनी पत्रकारिता कर रही है, क्या क्या उनके चैलेंजेस आ रहे हैं उस फील्ड में पत्रकारिता करने के क्रम में। और इसके बाद जो है एक निर्णय लिया गया कि ऐसे कई सारे ऐसे मुद्दे आए सामने उभर कर उस समय में। तो एक निर्णय ये लिया गया कि जो महिलाएं हैं, जो महिला पत्रकार हैं, उनको कई तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, वैसे चैलेंजेस जो कि पुरुषों को फेस नहीं करने पड़ रहे हैं, जो पुरुषों से अलग हैं। तब क्या है कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन
कि जो चेयरपर्सन थी उस समय, डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी थी उस वक्त चेयरपर्सन, उन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों नहीं जो है एक स्टडी किया जाए महिला जर्नलिस्ट की इन समस्याओं को, उनके चैलेंजेस को, और जो भी चीजें हैं उनके इर्द गिर्द जो भी मुद्दे हैं उसको लेके क्यों नहीं एक स्टडी किया जाए। तो इस स्टडी को करने के लिए जो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोगों को जानकारी अगर हो कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि जर्नलिस्ट को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, या फिर जो मीडिया का ट्रेंड जो चला आ रहा है, किस तरह से खबरें बन रही हैं, उस पर एक नजर होती है और हमें खबरें भी प्रोवाइड करता है कई बार। तो उसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि अब तक, यानी कि 2002 में ये इनिशिएटिव शुरू हुआ, तो पिछले लगभग 35-40 वर्षों में जब से महिलाएं जो है पत्रकारिता में आनी शुरू हुई है, उस समय से लेके अब तक क्या स्थिति रही महिलाओं की, इस बारे में जो है एक अध्ययन किया जाए। लेकिन उसमें अध्ययन की तो शुरुआत हो गई, कमीशन भी बनाया गया। उस कमीशन में जो है अलग अलग फील्ड के जो प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट थे उस टाइम के, उसमें से कुल 20 या 22 मेंबर्स थे आई थिंक, एटलीस्ट 20 या 22 में, एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं याद है, बट 20 या 22 जो मेंबर्स थे, उन मेंबर्स को जो है वो कमीशन का सदस्य दिया गया और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो जो है एक रिसर्च करें, एक सर्वे करें और ये पता लगाएं, और इसके आधार पे एक रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होगी या पब्लिश की जाएगी। तो उन लोगों ने सबने मिलके जो है लगभग 3500 जो क्वेश्चनर प्रिपेयर किए अलग अलग मुद्दों पे, जिसमें क्वेश्चंस जो है शामिल थे, और 3500 क्वेश्चनर्स को उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया अलग जिलों में, अलग शहरों में, और जितने भी मतलब जो भी वुमेन जर्नलिस्ट थे, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन थे, बड़े छोटे जितने भी थे, उन सबको उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने। लेकिन उसमें मजेदार बात ये हुई कि 3500 क्वेश्चनर्स जो है जो डिस्ट्रीब्यूट किए गए, उसमें से मात्र 410 रेस्पॉन्सेज ही उनको प्राप्त हुए उन क्वेश्चनर्स में। इसकी एक वजह थी, जबकि 2002 की हम बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है उसमें फोन कॉल्स भी हमारे पास थे, उस समय और भी सुविधाएं थी जिसके जरिए ईमेल्स भी थे। बावजूद इसके जो रेस्पॉन्सेज थे वो 410 टोटल रेस्पॉन्सेज ही मिले। इसकी वजह जो है ये देखने को मिले कि कई जो महिला जर्नलिस्ट थी उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जाहिर सी बात है उनकी प्रॉब्लम से रिलेटेड थे, उनके जो वहाँ पे अगर हरासमेंट या किसी भी तरह के चैलेंजेस, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी होंगे। तो उसमें कई सारी जो महिला जर्नलिस्ट थी उनको बाद में मतलब उनसे ये प्रतिक्रिया आई कि उन्हें ये डर था इस बात का कि अगर हम जो है अपनी प्रॉब्लम्स को जो है अगर जाहिर कर देंगे तो जाहिर करने के बाद हमारे संस्थान से शायद हमें निकाल दिया जाएगा। उस जो महिला जर्नलिस्ट थी वो इस बात से मतलब सहमत नहीं थी कि हम जो है जर्नलिस्ट हैं, वुमेन जर्नलिस्ट के रूप में हमें अलग से जो है वो क्लासिफाई नहीं किया जाता है या नहीं किया जाए। तो उनको ये बात पसंद नहीं थी कि हमें वुमेन जर्नलिस्ट, यानी कि उनको ऐसा लगा कि जब वुमेन जर्नलिस्ट हम मान लिया जाएगा तो मे भी वो खुद को कमजोर हो जाएंगे या एक उनको कमजोर नजर से देखा जाएगा, जो भी हो। तो अब बात आती है कि जो 410 रेस्पॉन्सेज जो प्राप्त हुए, उस रेस्पॉन्सेज के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, क्योंकि इससे ज्यादा रेस्पॉन्सेज नहीं मिले। तो उस रिपोर्ट का नाम दिया गया स्टेटस ऑफ वुमेन जर्नलिस्ट इन द प्रिंट मीडिया। हाँ, इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को तक शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उस समय तक किसी वजह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आई थिंक वहाँ पे स्थिति जो है थोड़ी सी बेहतर, अगर कह सकते हैं 0.2 या 3% जो है प्रिंट मीडिया से बेहतर है। तो उस रिपोर्ट को जो है नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन के सामने रखा गया और जिस रिपोर्ट का नाम था स्टेटस ऑफ वुमेन जर्नलिस्ट इन द प्रिंट मीडिया, जिसमें इस बात को फोकस किया गया कि प्रिंट मीडिया में जो है महिलाओं का रोल क्या है और कैसे जो है वहाँ पे अलग अलग तरीके से किस तरह के चैलेंजेस उनको या किस तरह की समस्याएं होती है, कि क्या उनके लिए पॉजिटिव है, क्या निगेटिव है, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद क्या है कि फिर एक दूसरी स्टडी की मैं बात करूं, ये स्टडी जो है इसका
उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना जो है मेन फोकस था उस वक्त। उसके बाद एक स्टडी जो है वो 2020 में, ये मैं थोड़ा सा गैप लेके इसलिए बता रही हूँ कि जो 2 स्टडी है वो बहुत ही मेन स्टडी है जिसको काउंट किया जाता है। उसके बाद मैं आऊंगी कि मेजर प्रॉब्लम जो है क्या है और इसको कैसे शॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। तो दूसरी जो स्टडी है वो 2020 में की गई, जिसमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड इंस्टीट्यूट फॉर सोशल स्टडीज इन डेवलपमेंट, इन्होंने जो एक रिसर्च स्टडी पेश की थी जिसका हेडिंग था वुमेन फॉर चेंज बिल्डिंग अ जेंडर्ड मीडिया इन साउथ एशिया। इसमें 7 प्रमुख जो कंट्रीज थे लाइक भारत, पाकिस्तान, भूटान और नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव्स और म्यांमार, इन कंट्रीज को शामिल किया गया इसमें। और ये करीब जो स्टडी है ये लगभग 6 सालों तक चला था। 2014 में इसको स्टार्ट किया गया था और 2020 में इसकी रिपोर्ट सबमिट की गई थी। तो इसमें जो है एक बार फिर से ये इस बात का अध्ययन किया गया था कि महिलाओं की स्थिति क्या है मीडिया फील्ड में, और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया दोनों को शामिल किया गया था। तो इसमें जो रिपोर्ट आई, जो फर्स्ट स्टडी हुई उसमें तो हमें ये पता कुछ उसके आंकड़े जो है वो सामने आए और उसमें ये किस तरह की जो है प्रॉब्लम्स महिलाओं को फेस करनी पड़ रही है, क्या क्या उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस फील्ड में, वो सारी चीजें आई। वो रिपोर्ट में आपको एक बार बताऊंगी। एग्जैक्टली वो डाटा नहीं आता तो मुझे उस डाटा को देखना होगा। और जो सेकेंड रिपोर्ट अभी आई उसमें जो है कुछ बातें उभर के सामने है जो फर्स्ट रिपोर्ट में भी आई थी। उसमें से कुछ प्रॉब्लम्स, सबसे पहले प्रॉब्लम जो उनकी आई कि प्रिंट हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, दोनों जगह जो है बीट को लेके सबसे पहले जो महिलाओं को अगर झेलनी पड़ती है, जो एक भेदभाव झेलना पड़ता है, वो ये कि वहाँ पे जो हार्ट बीट है जनरली वहाँ महिलाओं को नहीं मिलते हैं, ना तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और ना ही प्रिंट मीडिया में। स्पेशली कुछ ही महिलाएं हैं जो, अगर आप काउंट करेंगे कि पॉलिटिक्स हो या फिर क्राइम हो या और भी जो भी वेट है, उसमें कुछ ही ऐसी महिलाएं हैं जो उंगलियों पे जिनको हम गिन सकते हैं कि जो इस फील्ड में आई हैं, जिन्होंने काम किया है, एक दिन के काम को वैल्यू दिया गया है। अदरवाइज मोस्टली जो महिलाएं हैं वो सॉफ्ट वेट में ही काम करती हैं। तो पहला जो अंतर पाया गया ये। दूसरी जो इस रिपोर्ट में देखने को मिला वो ये था कि जो महिलाएं हैं उनको इन कंपैरिजन टू देयर मेल जो है वो कोलिग्स, उनकी जो सैलरी है या जो वेतन है वो इन कंपैरिजन टू मेल जो कोलिग है उनसे कम होती है, और न उनको प्रमोशन की जो अवसर है वो भी कम मिलते हैं। ये भी एक देखने को मिला कि जहाँ महिलाएं जो है वो इवन काम जो है भले वो ज्यादा कर रही हो, टाइम वो ज्यादा दे रही हो, लेकिन वहाँ पे इस रिपोर्ट में ये बताया गया या इस रिपोर्ट में ऊपर के ये सामने आया कि वहाँ पे उनको काम वो 17-18 घंटे या 12 घंटे भी दे रही है, 14 घंटे दे रही है, लेकिन जितना समय वो दे रहे हैं, जितना समय उनके पुरुष सहयोगी दे रहे हैं, तो महिलाओं को उसकी तुलना में न तो प्रमोशंस कम के अवसर कम मिल रहे हैं और उनकी सैलरी भी कम मिल रही है। दूसरी कि अगर कोई महिला शादीशुदा है तो जाहिर सी बात है, शादीशुदा है तो उसको और भी कई सारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो अपने अनुसार जो है वो एक फ्लेक्सिबल टाइम अगर चाहेगी तो फ्लेक्सिबल टाइम कई बार उसको नहीं मिलता है। अगर कोई महिला है जो जिसका बच्चा छोटा है तो फिर हर जगह जो क्रेच की सुविधा नहीं है, जैसे कि कई जो कोर्ट का भी ऑर्डर है कि वैसे संस्थान जहाँ पे महिलाओं की एक निश्चित संख्या हो वहाँ पे उनको जो बेसिक एमिनिटीज है जिनमें एक क्रेच भी है छोटे बच्चों के लिए वो प्रोवाइड किया जाए। बावजूद इसके अधिकतर संस्थान जो है जहाँ पे ये फैसिलिटी महिलाओं को नहीं मिलती है, इसीलिए घर और परिवार मैनेज करना और जॉब को मैनेज करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है कि एक टाइम के बाद जब वो अनमैरिड है तो कर पाती है, टाइम के बाद अगर मैरिड है तो या तो शादी हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से उनको छोड़ना पड़ जा रहा है जॉब, या फिर अगर बच्चा छोटा है तो वो एक बहाना है जो जॉब छोड़ना पड़ जा रहा है। तो इसीलिए वो पिक पे कई अधिकांश जो महिलाएं वो पिक पे नहीं पहुंच पाती हैं। पिक इन द सेंस कि जो जिसमें आप कह सकते हैं कि वो एक पब्लिक फिगर नहीं बन पाती है। तो वैसी स्थिति में
और एक और बात की जो पॉलिसीज होती है, कई जगह आपको मैं बताऊं, कई जगह ऐसे कई मीडिया हाउसेज है, इवन कई सारे ऑफिसेज है जिसपे हम हमेशा रिपोर्ट करते रहते हैं। अभी हाल में एक रिपोर्ट मैंने तैयार भी की है, जहाँ पे उनको जो बेसिक फैसिलिटीज है वो भी नहीं मिल पाते हैं बड़े से बड़े हाउसेज में। इवन बड़े से बड़े जो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउस हो या फिर प्रिंट मीडिया हाउस हो, बेसिक फैसिलिटी लाइक उनको एक साफ सुथरे टॉयलेट्स की व्यवस्था हो, उनके लिए एक अलग रेस्टिंग रूम की व्यवस्था हो, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाओं के लिए पर्टिकुलर, लाइक अगर कभी किसी महिला को अगर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो जाए महीने में, तो उनके लिए ऑफिस में इवन सैनिटरी पैड्स तक अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो महिलाओं के प्रॉब्लम्स अलग है, जो पुरुषों से अलग है, जो उनको फैसिलिटी नहीं मिलते हैं जो मिलने चाहिए। तो इस वजह से भी कई बार क्या होता है कि महिला अपना वो बेस्ट आउटपुट नहीं दे पाती है जो कि वो दे सकती है। लाइक अगर सपोज उसको किसी महिला को रिपोर्टिंग के लिए फील्ड में जाना हो और अचानक से जो कि उसको ऑफिस में फैसिलिटी नहीं मिले, तो जाहिर सी बात पहले घर जाएगी, वो अपने लिए वो इंतजाम करेगी। तो उस वक्त क्या होता है, ऐसी कहने को अगर आप इमेजिन करें बहुत छोटी सी चीज है, बट उसके लिए बहुत बड़ी समस्या उस वक्त बन जाती है। और इस वजह से क्या होता है, कई बार वो नहीं जा पाती है या वो उस काम को नहीं हैंडल कर पाती है सही तरीके से। दूसरी एक वजह ये भी होती है कि ऐसा माना जाता है कि महिलाएं जो है मेंटली थोड़ी इमोशनली होती हैं, उनका स्वभाव थोड़ा इमोशनल होता है। इस वजह से भी कई हाउसेज ये मानते हैं, या कई लोग ऐसा मानते हैं कि उनको हम क्राइम बीट पे नहीं रख सकते। वहां पे अगर वो खून और इस तरह का गोलीबारी, हत्या, पीछताड़ जो भी वो देखेंगे या इस तरह की चीजों को फेस करेंगे तो फेस नहीं कर पाएंगे, ऐसा माना जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि इसका भी अपवाद है, कई महिलाएं हैं जो जेल भी, अगर ऐसा होता तो शायद जो पुलिस विभाग में महिलाएं हमारी नहीं होती, हमारी महिलाएं डिफेंस में नहीं होती, या ऐसी बहुत सारे जॉब्स हैं जहाँ पे इस तरह की मतलब स्थितियों को झेलना पड़ता है। डॉक्टर्स हमारी नहीं होती जो आए दिन एक्सीडेंट्स का केस हैंडल करती है। तो ऐसा माना जाता है कि इस वजह से उनको वो बीट नहीं दिया जाता है। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो झेलनी पड़ रही है। अब हम बात करें इसमें बाकी देशों में, जिस स्टडी की मैंने चर्चा की अभी आपसे, जिसका रिपोर्ट जो है 2020 में 8 मार्च 2020 को जो प्रेजेंट किया गया था, और जो स्टडी का नाम था वुमेन फॉर चेंज बिल्डिंग अ जेंडर मीडिया एंड साउथ स्टडी। तो इसमें जो है जो 9 देश शामिल हुए थे, सॉरी लास्ट टाइम शायद मैंने 7 देश कहा था, टोटल 9 देश थे इसमें। तो जो 9 देश इसमें शामिल हुए थे उसकी कुछ इंटरेस्टिंग जो है कुछ उसके आंकड़े सामने आए थे। मैं उन आंकड़ों को मैंने वो आंकड़े निकाले थे, मैं एक बार देख लूं। उस जो आंकड़े शामिल हुए थे उस आंकड़ों में कुछ जो बहुत रोचक आंकड़े थे। उसमें एक आंकड़ा ये था हमारा कि भारत में जो जिस तरह का जो पत्रकारिता, जितने भी संस्थान हैं, जनसंचार संस्थान, उसमें कहीं भी लैंगिक संवेदनशीलता से रिलेटेड कोई चैप्टर्स नहीं पढ़ाया जाता है। उसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा था। हम बात करते हैं जेंडर इक्वलिटी की, लेकिन जब और वो भी मीडिया में बात कर रहे हैं कि मीडिया संस्थानों में जेंडर इक्वलिटी की, लेकिन जब हम शुरुआत जहाँ से करते हैं, जहाँ से संस्थान से बच्चे पढ़ाई करते हैं, मैंने भी पढ़ाई की, लेकिन वहाँ पे कहीं भी हमें जो है इस जो मीडिया संस्थान में जेंडर जो इक्वलिटी है वो कैसे एस्टैब्लिश किया जाए, इसको लेके कोई चैप्टर कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है। जबकि हमसे कहीं जो लोअर माना जाता है कंट्री बांग्लादेश, बहुत सारे मामलों में बहुत छोटा कंट्री है, आबादी भी बहुत कम है, लेकिन वहाँ जो है आपको मैं बताऊं कि 75% संस्थान जो है उसमें जो मीडिया संस्थान है उसमें ऐसे कंटेंट शामिल है। ये उस स्टडी में रिपोर्ट आई कि, और उसके मुकाबले हम जो है वो कहीं नहीं ठहरते, क्योंकि हमारे यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। दूसरी एक चीज कि यहाँ पे जो है महिलाओं को मीडिया संस्थान हो या फिर अन्य कोई भी जो कार्य के अवसर हो, वहाँ पे जॉब सिक्योरिटीज नहीं है। कभी भी एनी टाइम दे कैन बी फायर्ड एट एनी मतलब रीजन। अगर मैनेजमेंट चाहे तो किसी भी वजह से उनको बाहर कर सकता है, और उसके लिए उसको कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। कई संस्थान ऐसे भी है, इवन मैंने भी एक संस्थान में काम किया बहुत पहले,
आई थी, जागरूकता थी कि जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था उसमें कहीं से ये मेंशन नहीं था कि हाँ वो मुझे 3 महीने का नोटिस देगा या फिर मैं उसको 1 महीने का नोटिस दूंगी, इस तरह का नहीं था। तो मतलब ऑन एनी जनरली कह लो आप, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं आप कल से नहीं आ सकते हो। तो मेरे पास कोई वो नहीं था, लीगल अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मैं उसमें बोलूं। और तो दूसरा ये कि नेपाल जो कि फिर से कि नेपाल हमारा फिर से बहुत छोटा देश है हमसे अन्य सभी मामलों में, बावजूद इसके नेपाल में 2007 से न्यूनतम वेतन तय है और वहाँ महिलाओं को जो है जो जॉब पे रखा जाता है उनके साथ वो वेतन जो है उन पे भी लागू होता है। तो अब मैं एक बार आप सबसे आप में से कुछ स्टूडेंट से जानना चाहूंगी, अगर एक आपसे एक आइडिया लेना चाहूंगी अभी कि आपको क्या लगता है इसके अलावा और भी किसी तरह का भेदभाव है इस फील्ड में, आप में से अगर कोई बताना चाहें, या जितना मैंने अभी बताया उसके अलावा अगर आपको लगता है कि और भी किसी तरह का, जो कि आप सारे मास मीडिया के स्टूडेंट्स हैं, आप भी लिखते हैं बहुत सारे लोग, तो आप में से अगर कोई बताना चाहे। आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। हेलो, हाँ प्रवीण, प्रवीण ना? जी मैम। हाँ प्रवीण, आप में से कोई बताना चाहे कि और किस तरह की प्रॉब्लम्स आप लोगों को लगता है कि हाँ महिलाएं झेल रही हैं या झेलनी पड़ती है उन्हें? एनी आइडिया? मैम एक शादी को लेके होता है इंडियन सोसाइटी में। शादी को लेके मतलब मैम एक बोला जाता है कि लड़की का जल्दी शादी कर दो, 24 साल में 26 साल में, उन्हें ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता है जैसे लड़कों को दिया जाता है 30-35। मोस्टली शादी जल्दी हो जाता है गर्ल्स का। हाँ ये एक वजह भी, और ये एक वजह भी है कि उनको रिक्रूटमेंट, सही कहा आपने, उनकी वजह से उनका रिक्रूटमेंट जो है, कई बार जो कंपनीज है, इवन बहुत सारे एमएनसी कंपनी है, बहुत सारे मीडिया हाउसेस भी इस वजह से महिलाओं को नहीं लेते हैं। अगर उन्हें ये पता लग जाए कि ऐसी महिलाएं हैं जो अनमैरिड हैं, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, जो और अगर अनमैरिड हैं पता उसको चल ज्यादा जाता है रिक्रूट कि करते हैं। एग्जैक्टली ठीक है। और कोई? मैम फैमिली प्रॉब्लम्स, कई बार फैमिली सपोर्ट ना मिलने की वजह से भी होता है, क्योंकि गर्ल्स को ज्यादा क्राइम फील्ड में करेंगे तो टाइम लिमिट्स नहीं होता है उन्हें, उस टाइम में हमें रिपोर्टिंग 24 आवर्स होना पड़ता है, बट वहाँ हम एक्टिव नहीं हो सकते क्योंकि फैमिली प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने श्रुति। और कोई? अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूंगी कि अगर जो है आप में से जो भी स्पेशली जो गर्ल्स हैं आप जो जुड़ी हुई हैं, अगर हार्ट बीट आपको मिले, ठीक है, अगर दिया जाए, लाइक अगर पॉलिटिक्स दिया जाए, अगर क्राइम दिया जाए, तो क्या आप लेने में इंटरेस्टेड हो? अगर सपोज कल को आप लोग फील्ड में उतरेंगे तो क्या इंटरेस्टेड हैं कि आप लोग इस तरह के बीट्स पे काम करें? आपको क्या लगता है? यस मैम। इंटरेस्टेड है मैम। यस मैम। अच्छा, सब लोग चाहते हैं कि हाँ मिले, है ना? यस मैम। तो उसके लिए मैं एक चीज चाहूंगी, क्या आपको इसका आइडिया है कि किस तरह के चैलेंज आपको वहाँ फेस करने पड़ सकते हैं? अगर आप पॉलिटिकल बीट पे काम कर रहे हैं, अगर आप क्राइम बीट पे काम कर रहे हैं, बिजनेस रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये सारे हार्ट बीट माने जाते हैं, तो वहाँ किस तरह के आपको चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं? एनी आइडिया? मैम सबसे बड़ा तो लाइफ का हो जाता है, क्योंकि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट बोलोगे तो वहाँ पे आपको टारगेट किया जा सकता है। छुट्टी, फिर ये रिस्क तो जो है लड़कों के साथ भी होना चाहिए, ये मेल के साथ भी है, होता है, बट गर्ल्स के साथ इसलिए क्योंकि गर्ल्स इमोशनल होती है और उनके फैमिली को टारगेट कर लिया जाता है। और बॉयज थोड़े से स्ट्रांग होते हैं, सो दे नहीं, उनको लगता है कि ठीक है यार चलो जो होगा देखा जाए। स्ट्रांग इन द सेंस फिजिकल और मेंटली मे बी, जैसा मैम आपने, नो मैम इमोशनली, मैम जैसा आपने बोला कि गर्ल्स को एज अ वीक माना जाता है, ये माना जाता है, मैंने ऐसा नहीं कहा वो होती हैं, ऐसा नहीं बोला, वो माना जाता है, ऐसा लोग मतलब अज्यूम करते हैं मैम। बट जब फैमिली की बात आती है तो गर्ल्स थोड़ी ज्यादा हो जाती है। ओके।
तो अगर कल को आपको मिलेगा तो कैसे हैंडल करेंगे? मैम आई हैव टू क्विट वन थिंग आई सो मतलब फैमिली के बारे में थोड़ा सा सोचना कम करना पड़ेगा। जो होगा सो होगा, बस जो करने आए हैं वो करना है, ये थॉट प्रोसेस लेके आगे बढ़ेंगे। आपको ये एक बात मैं बताऊं कि अगर आप जब फील्ड में उतरोगे और खासकर जब किसी इंस्टीट्यूट में से ज्वाइन करोगे, आप चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कल को ज्वाइन करें, प्रिंट मीडिया ज्वाइन करें, फ्रीलांसर्स के साथ थोड़ी सुविधा होती है कि वो किसी पर्टिकुलर उससे बीट से या पर्टिकुलर हाउस से बंधे नहीं होते, तो बहुत सारे नियम शर्तों और जो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारा उनको फायदा मिलता है। बट अगर आप किसी इन हाउस जॉब करते हैं तो आप एक पॉलिसीज के साथ जुड़े होते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस के साथ जुड़े होते हैं आप, और उसके अलावा पत्रकारिता एक ऐसा जॉब है, जस्ट लाइक डॉक्टर्स, जस्ट लाइक पुलिस इंस्पेक्टर्स, जस्ट लाइक जो फायर ब्रिगेड ऑफिसर्स होते हैं उनके, या आर्मी होते हैं, दिस इज 24 आवर जॉब। आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि 10 से 5 का आप जॉब करेंगे और घर चले जाएंगे, तो दिस इज नॉट दैट काइंड ऑफ जॉब। ये 24 आवर्स जॉब है, आप किसी भी बीट पे हैं, ठीक है? तो ये जो है ख्याल की, और जहां तक बात है कि हाँ कोई खबर हम लिख रहे हैं जान पे बनाई है या नहीं बनाई, वो सही बात है कि वहां पे थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है। बट क्या आप लोग इंटरेस्टेड हैं अगर इस बीट पे? स्पेशली गर्ल्स, बॉयज को तो मिल ही जाता है बहुत आसानी से। गर्ल्स इंटरेस्टेड हो आप लोग? यस मैम। यस यस मैम। अब मुझे ये बताइए, बॉयज भी बता सकते हैं, आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि अगर महिलाओं को हार्ट बीट दिया जाए तो उसका क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर आप जाएंगे किस संस्थान में और मांगेंगे आप कि हाँ मुझसे जो है क्राइम की खबर करनी है, तो सामने वाला बोलेगा आपसे कि भाई क्राइम तुमसे हैंडल नहीं होगा, तुम जो एंटरटेनमेंट ही देख लो, तुम जो है एजुकेशन ही देख लो, या जो महिलाओं के जो मुद्दे हैं वो सारे छोटे मोटे उनको देख लो, इतना काफी है। तो आप कैसे उनको कन्विंस करेंगे कि हाँ मैं कर सकती हूँ? कुछ ऐसा बताइए जिसमें कि आप बता सकें। और सबसे ज्यादा खबरें किस तरह की आती हैं? अगर मान लीजिए मैं बात करूं क्राइम की, जो सबसे जो मतलब हार्डेस्ट बीट माना जाता है, हार्ट बीट ही नहीं, तो किस तरह की खबरें आती हैं और कैसे आप उनको प्रूव करेंगे कि हाँ आई एम परफेक्ट फॉर दैट बीट? मैम ज्यादा से ज्यादा लोगों से कांटेक्ट बना के रखने से ये काम आसान हो सकता है। नहीं समझी, मतलब? मैम जैसे कि अगर इन द सिचुएशन कभी ऐसा हो जाए कि किसी ने किसी की हत्या कर दी, देन उसको दफना भी दिया गया, ये बात ऐसे फैल गई, उसके बाद उसका रिपोर्टिंग करना है, देन ऐसा बहुत लोग होगा, आसपास का लोग जो जानता होगा इस चीज को, पर उसको कुछ अलग तरीके से दिखाया जा रहा होगा। उसके बाद फिर अगर बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट है, अगल बगल के लोगों से भी, तो भी उसकी तहकीकात करके हम ये समझ सकते हैं मैम, जान सकते हैं, वो रिपोर्ट लेकर आ सकते हैं। अनु, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कल को जॉब में जा रही हैं, जॉब फील्ड में जा रही हैं, ठीक है? और आप किसी हाउस को ज्वाइन करेंगे और आप वहाँ कहेंगे बात मैनेजमेंट से कि सर मैं जो है क्राइम बीट पे कवर करना चाहती हूँ, मुझे पॉलिटिकल बीट दीजिए, मैं उस पर कर सकते हैं। आप कैसे प्रूव करेंगे खुद? क्योंकि ऑलरेडी ये जो है ये जिसको कि मतलब ये पुरुषों के लिए आरक्षित बीट है। अगर ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि ये मीडिया लाइन में ये पुरुषों के लिए आरक्षित बीट होते हैं, ये सारे माने जाते हैं, है ना? तो आप कैसे कन्विंस उनको करेंगे? क्या बताएंगे, क्या फायदा है? आप अगर एज ए वुमेन मुझे ज्वाइन कर लो, आप एज ए फीमेल जो है मैं वहां पे वर्क करूंगी, तो क्या क्या फायदा हो सकता है? आप कैसे प्रूव करेंगे? क्योंकि अगर आपको ये मिलना है तो जाहिर सी बात है कि अपना पहले आपको इम्पोर्टेंस बताना होगा ना। यस मैम। तो क्या बताइए? जो मेल है, जो बॉयज है, वो भी बता सकते हैं अगर आपको लगता है कि अगर आप कैसे महिलाएं इसमें आगे आ सकती हैं इस बीट पर, तो आप बता सकते हैं। और क्यों जरूरी है ये भी मुझे बताइए, क्यों लगता है? किसी को अगर बातों से समझाया जाए मैम तो वो तो हो नहीं सकता, पर अगर अपने काम से समझाया जाए तो हो सकता है, वो कन्विंस हो सकते हैं। वेरी गुड। मतलब आप कवर करके दिखाएंगे, है ना? मतलब उसमें से अच्छी खबरों को आप निकाल कर सामने लेके आएंगे। खबरों में
अच्छी खबर वैसे ढूंढ कर दिखाने के बाद उन्हें प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि आप बातों से कभी किसी को समझा नहीं सकते मैम जब तक आप खुद कोई देख ना ले। थैंक यू। यस मैम। मैं ये बोल रहा था कि जैसे अनु अभी बोली कि बातों से नहीं समझाया जाता, पर कहीं ना कहीं हम लोग मीडिया के स्टूडेंट हैं और शायद हम लोग बातों से समझा सकते हैं इस तरीके से कि महिलाएं जो हैं वो 24 घंटे काम करती हैं, वो चाहे घर को संभालना हो चाहे ऑफिस जाना हो, अगर वो ऑफिस भी जाती हैं तो घर को साथ साथ संभालती हैं, और अगर कोई बीमार भी हो जाए तो उसको बहुत अच्छे से डील करके बहुत अच्छे से वो संभालती हैं। तो अगर उतने सारे कामों को वो संभाल सकती हैं तो एक बीट ही है, वो एक काम है, तो उसको ऑफ कोर्स वो अच्छे से कर ही सकती है। बट महिलाएं घर में मारपीट कम करती हैं और वहाँ मारपीट वाली बात होगी तो पर ऐसे मैम क्या बताएंगे? अगर शायद हम लोग मतलब सभी को पता है कि हम लोग भारत में हैं और महिलाओं को शक्ति का भी रूप कहा जाता है, तो अगर शायद अगर उनके जान पे पड़ा है तो वो लोग सब कुछ हैंडल करने में सक्षम है, मुझे लगता है सर। अच्छा अच्छा, सबसे ज्यादा जो खबरें होती है, आप सब लोग अखबार जरूर पढ़ते होंगे, मीडिया स्टूडेंट्स हैं? यस मैम। सब लोग पढ़ते हैं? यस कितने मैम। अखबार पढ़ते हो? मैं अगर पूछूं कि एक दिन में कितने अखबार को आप लोग रिव्यूज करते हैं? मतलब किसी के प्रेशर से नहीं, विदाउट एनी प्रेशर, अखबार या एडिटोरियल पढ़ते हैं आप लोग? क्या कोई नहीं पढ़ता? हेलो मैम, बहुत ज्यादा तो नहीं, पर 2 न्यूज़पेपर तो ऑलरेडी, और अगर मिल जाए मैम तो कभी छूटता नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज प्रवीण आपसे पूछना चाहूंगी, या जो भी और इम्पोर्टेंट मेंबर्स है, यहाँ पे मुझे 45 मेंबर्स दिख रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम 17 फैकल्टी मेंबर्स जितने भी हैं, उनके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बट मुझे नहीं लग रहा बाकी सारे लोग इसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं। खैर, तो जो भी न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, मुझे एक बार एक एक करके काइंडली बताएंगे कौन पढ़ता है, क्या क्या आप लोग इंटरेस्टिंग पढ़ते हो? बस 10 मिनट्स, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आपका। यस मैम, प्रभात खबर। क्राइम बीट। ओके, कौन कौन सा आपको खबर, किस तरह खबर पे ज्यादा नजर होती है आपकी, और कौन सा खबर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा होती है अखबार में? क्राइम की बहुत सबसे ज्यादा होती है मैम। क्राइम की खबर सबसे ज्यादा होती है। एक्सीडेंट, मतलब जैसे कोई पॉलिटिकल डेथ हो गया किसी का, कुछ पॉलिटिकल बीट में भी कुछ बहुत सारे होते हैं। हाँ, पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें नो डाउट सबसे ज्यादा होती है ना। और nowadays health beats are there also. हाँ, हेल्थ बीट भी है, सही कहा। उन क्राइम की खबरों पे अब हम आते हैं, या पॉलिटिक्स की खबरों पे हम आते हैं, तो सबसे ज्यादा किस तरह के क्राइम्स की खबरें होती हैं? एक्सीडेंट्स होते हैं, फिर गर्ल्स के रेप होते हैं, गर्ल्स रिलेटेड जो क्राइम होते हैं ना, वुमेन रिलेटेड क्राइम बहुत ज्यादा होते हैं, वुमेन रिलेटेड क्राइम, फिर एक्सीडेंट हो जाता है। ओके, तो आप लोगों को क्या लगता है कि जो खबरें वहाँ लिखी गई हैं, लाइक एक लड़की जो है वो किसी लड़के के साथ मतलब अपने पेरेंट्स की मर्जी के बगैर घर से जाकर और शादी कर लेती है, मैं कहूँ कि हाँ भाग के शादी कर लेती है, ठीक है, तो खबरों को लिखा जाता है, लिखने का जो एंगल होता है, या किसी महिला के साथ जो है रेप हो गया, घटना हो गई, तो वो जो खबर लिखी जाती है, क्या आपको लगता है कि उस खबर वो जस्टिफाइड तरीके से अभी लिखी जा रही है, वो क्राइम की खबर? आप लोग सहमत है कि जो खबर लिखी जाती है वो असली लिखी जानी चाहिए, या सही तरीका है उन खबरों को, उससे सहमत है? नो मैम, जो अभी खबर छपता है वो एकदम बिल्कुल सही तरीका नहीं है। जैसे एग्जांपल दीजिए मुझे, अगर आप पढ़ती हैं तो ध्यान हो तो कोई 1-2 एग्जांपल ऐसा हुआ? क्योंकि सीधा सीधा किसी का नाम लिख दिया जाता है, उस पर आरोप लगा दिया जाता है मैम। और कोई एग्जांपल? और कोई एग्जांपल? आप सब लोगों ने खबर पढ़ी होगी, फलानी जो लड़की है वो भाग गई, ठीक है, मतलब रिंकी कुमारी जो भी है अपने प्रेमी के साथ भाग गई,
या दरोगा की बेटी अपने प्रेमी के साथ फरार। ठीक है, ऐसी खबर पढ़ते हो आप लोग? यस मैम। Yes, दो ma'am. बच्चों की माँ अपने जो है उसने रचाई दूसरी शादी, यस मैम। यस मैम। है ना। जबकि जब आप वो केस पढ़ेंगी तो उस केस में आपको पता चलेगा कि वो जो 2 बच्चों की माँ है वो भागी भी किसके साथ, 3 बच्चों के बाप के साथ। लेकिन खबर क्या बन रही है कि 2 बच्चों की माँ जो है वो अपने प्रेमी के साथ फरार, है ना। यस मैम। 9वीं क्लास की लड़की के साथ जो है किसी ने कर दिया बलात्कार, सबको इस तरह की खबर है। जिसने किया ये घटना उसको लेके कभी कोई खबर पड़ी है कि दरोगा के No, बेटे ma'am. ने किया बलात्कार? ऐसा पढ़ा कभी आपने? हमेशा ये पढ़ा कि फलानी लड़की का किया गया बलात्कार, दरोगा का बेटा था शामिल। कहने का मतलब कि महिलाओं को टारगेट किया जाता है क्योंकि वो जो खबर होती है उसको मसाला खबर की तरह पेश किया जाता है। ऐसा कभी फील किया आप लोगों ने? यस मैम। तो जो खबरें हैं, अगर क्राइम की खबर है और क्राइम या पॉलिटिक्स में अगर हम बात करें, अभी हाल में ही जो है कोलकाता में जब इलेक्शंस हुए उस समय में जो है वहाँ की जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में कई सारी खबरें प्रकाशित हुई। तो खबरों को जो प्रेजेंट करने का मतलब विंग वुमेन उनकी खबरों को भी, जबकि वो एक मुख्यमंत्री है, एक आदरणीय चेहरा, बावजूद इनके वो दीदी के को लेके खबर या उनके नाम को लेके खबर जो है कई तरह की इस तरह का जो प्रेजेंट किया गया खबर, तो जो लिखने का तरीका था कहीं ना कहीं वो इसलिए उनको टारगेट किया गया। या जब मायावती जी के बारे में पूर्व में खबर लिखी जा रही थी, या आज जो है वो कांग्रेस की जो मतलब सीनियर लीडर सोनिया गांधी जी के बारे में खबर लिखी जाती है, कोई भी ऐसी खबर जहाँ पे कोई महिलाएं हैं, तो आप कभी ऐसा फील करते हैं आप लोग कि उस खबर को लिखने का जो नजरिया है वो थोड़ा डिफरेंट होता है केवल इसलिए क्योंकि वहां पे महिला की खबर है? कभी ऐसा फील हुआ आप लोगों को? यस मैम। मैम क्राइम में तो समझ सकते हैं पर पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं मैम। पॉलिटिक्स में भी होता है, हाँ क्राइम में बहुत ज्यादा होता है। किसी भी खबर में, कहते एंटरटेनमेंट पे भी आज आप आ जाइए, अगर एंटरटेनमेंट की भी रिपोर्टिंग जब होती है तो एंटरटेनमेंट एंड बॉलीवुड में तो सबसे ज्यादा होता है मैम इसमें। हाँ, तो ये यहाँ पे क्या है कि जब आप हार्ट बीट करेंगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि जो अगर खासकर जो महिलाओं की खबर है, खासकर जो अपराध की खबर है, उसको देखने का एक अलग नजरिया होगा। अब तक ये सारी खबरें आप ऐसा कह सकती हैं कि सर अगर ये बीट हम कवर करेंगे एज ए वुमन, एज ए फीमेल, तो जो देखने का नजरिया है खबरों को, एक दूसरा नजरिया डेवलप होगा। अब तक किसी खबर को, किसी क्राइम की खबर को एक पुरुष के नजरिए से ही देखा जा रहा है, तो अगर उसको महिला को दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि एक नया नजरिया विकसित होगा, क्योंकि महिलाओं का देखने का नजरिया, चीजों को एनालाइज करने का नजरिया नो डाउट कि पुरुषों से थोड़ा अलग होता है ना। तो और दूसरा अगर हम इसको अगर तोड़ना चाहें कि इसको अगर हम खुद को प्रूफ करना चाहें कि क्योंकि कल सब आप लोग फील्ड में उतरेंगे, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि भाई जो महिलाएं हैं अभी तक हम सॉफ्ट कॉर्नर में जी रही हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसी भी महिलाएं, हम और आप जैसे लोग जो है घर में रहते हैं, एक बहुत ही कंफर्ट जोन में रहते हैं, है ना, जहाँ हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा जो एक फ्रेंड सर्कल है, तो ये हमारा कंफर्ट जोन है जहाँ पे हम ड्यूटीज कर रहे हैं, घर जा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट कुछ वैसी भी महिलाएं हैं ना जो लाइफ का, जिन्होंने हार्ड जो पक्ष है वो देखा है, उसको फेस कर रही हैं, अकेले सब कुछ फेस कर रही हैं, ऐसा है ना बहुत सारा। हाँ, प्रीति पांडे जी, हाँ बताइए प्रीति, आपका कोई सवाल है आप पूछ सकती हैं। मैम एक्चुअली हमारा एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी है, जो जिनका अगर कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं, जिसको ओके मैं टाइम से एक्सीड तो नहीं कर रही प्रवीण? अगर मैं एक्सीड कर रही हूँ तो काइंडली रिमाइंड मी। मैं चाहती हूँ कि हाँ बताइए। सॉरी मैम, क्या बोल रही थी? मैं ये चाह रही थी जैसे अगर आप लोगों के पास कुछ सवाल है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। अगर मैं टाइम से एक्सीड कर रही हूँ देन मैं जस्ट आप लोग, मैं चाह रही हूँ ये कि जो भी प्रॉब्लम है आप लोग अगर उसको समझिए और कैसे उसको इन फ्यूचर कैसे उसको टैकल आप लोग कर सके, उसको लेके एक आइडिया चाह रही हूँ। बट अगर किसी का सवाल है तो यू कैन आस्क मी। मैं 10 to 15 मिनट्स और हूँ आप लोगों के साथ।
अगर किन्हीं का सवाल है कुछ तो वो आगे प्रीति पांडे लीड करेंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर दें। प्रीति, आगे का काम आप गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैम मेरा सवाल है, जैसे 21वीं सदी में हम रह रहे हैं, उसके बावजूद जो हमारा भारत है वो पुरुष प्रधान देश है, तो आपके अनुसार महिलाओं को कहाँ पर रखा गया है, वो अभी कहाँ पर है? मैम महिलाएं जहाँ भी महिलाओं को नो डाउट कि जो दोयम दर्जे का माना गया है समाज में, ये आप भी जानती हैं। और अगर हम बात करें बहुत पहले सदियों से, तो उतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। बट आज जो है, अगर मैं आज की बात करूं, महिलाओं को रखा कहा गया है दैट ये मैटर नहीं करता ज्यादा। महिलाएं कहाँ खुद को रख रही हैं ये मैटर करता है। आप किसी घर की, इसको ऐसे समझिए कि आप किसी घर के सदस्य हैं अगर, तो आपके साथ जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, एक अगर पत्नी है और उसके पति उसको डेली प्रताड़ित करता है, डोमेस्टिक वायलेंस करता है उसके साथ, तो ये रखा गया। उन्होंने अपने घर की बहू को या अपनी पत्नी को एक नौकरानी मान के चले पर्सन, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि महिलाएं खुद को अब कहाँ रख रही हैं, ठीक है। तो अगर महिलाएं मानती हैं, अगर आप ये मानती हैं बीइंग ए वुमन कि मैं तो एक पत्नी हूँ, तो मेरे लिए तो पति परमेश्वर है, या फिर जो घर के पुरुष सदस्य हैं वो जो है वो मतलब उनका ही वर्चस्व चलना चाहिए बिकॉज पुरुष है, अगर आप ऐसा मानती हैं तो नो डाउट कि आप हमेशा उसी जगह पे रहेंगी जहाँ पे आपको रखा गया है। अपने लिए स्पेस हमें खुद क्रिएट करना होगा। क्यों? क्योंकि हमें वो स्पेस जो है, जो हमारा जो समाज है, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे अपने लिए तो कोई भी नहीं उठाएगा। आप अगर आवाज उठाएंगी, आप अगर अपना हक मांगेंगे, अगर इसलिए आप जागरूक है कि आपको क्या मिलना चाहिए बीइंग ए वुमन, बीइंग ए सिटीजन ऑफ अ कंट्री, तो नो डाउट कि आप जिस स्थिति में, जिस भी स्थिति में आप है, उससे तो थोड़ा बेहतर जरूर होंगी। तो इसके लिए कोशिश करना जरूरी है। कहाँ रखा गया है इससे बेहतर कहाँ आप रख सकती हैं या रख रही हैं, दैट मैटर्स, ठीक है। एनी क्वेश्चन? और किन्हीं का सवाल? और कोई सवाल नहीं है अभी? और किसी को क्वेश्चन पूछना है वो पूछ सकते हैं। आप लोग बेझिझक कुछ पूछ सकते हैं और पूछिए भाई, मुझे भी लगा कि शायद मैं कुछ समझा सके या फिर बता सके। मैंने ऐसा सुना कि रांची कॉलेज के स्टूडेंट जो है वो, और खासकर गौसम कॉलेज के स्टूडेंट काफी स्मार्ट होते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं मतलब आप लोगों के साथ एक इंटरेक्शन करूं, और कहीं सवाल का जवाब नहीं भी दे पाऊं तो इसके लिए पहले सॉरी बोलूंगी, बट कोशिश यही है कि आपको एक दे सकूं समझ। या आप लोगों में अगर कोई ये जानना चाहे या बताना चाहे कि जैसा भी मैंने बोला कि हार्ट बीट देने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, अगर उस बारे में कोई बता सकूं। पहला तो एक है मैम मेरा एक सवाल है। हाँ बताइए। जैसे कि गर्ल्स के पास टाइम बहुत कम होता है, लिमिटेड टाइम होता है, और मीडिया फील्ड में स्ट्रगल बहुत ज्यादा होता है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करे? उनको फैमिली को भी कन्विंस करना होता है, प्लस में उनको प्रॉब्लम भी फेस करने होते हैं फील्ड में। प्रीति, गर्ल्स के पास कितना टाइम होता है दिन भर में, कितने घंटे होते हैं? लिमिटेड टाइम होता है, क्योंकि फैमिली से प्रेशर होता है शादी को लेकर, आफ्टर ग्रेजुएशन, आफ्टर पीजी शादी कर लेना है, लिमिटेड टाइम मिलता है। तो उस सिचुएशन में एज अ रिपोर्टर कैसे वो स्ट्रगल करे, कैसे कन्विंस करे सारे को? देखिए ये जो है ना, ये हर किसी के लिए इसका मानक मैं कहूँ हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आप अगर किसी फैमिली से हैं, जैसे मैं जहाँ से हूँ या मेरे जो कुलीग हैं वो भी रिपोर्टर हैं, यहाँ पे ऑफिस में भी 2-4 लोग हैं, उसमें से मैरिड भी हैं, ठीक है। तो अगर आप किसी काम को करने जा रही हैं, ठीक है, और आप में वो डेडिकेशन अगर उस काम को लेके, अपने जॉब को लेके है, कोई भी काम हो, चाहे वो रोटी बनाना का ही काम हो और अदरवाइज जो है किसी बीट पे काम करने का काम हो, ठीक है,
उस काम के प्रति आपका जो जज्बा है वो अगर झलकता है, अगर वो डेडिकेशन दिखता है, तो नो डाउट कि कल को फैमिली हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपका मैनेजमेंट हो, आपको सब लोग सपोर्ट करेंगे ही, वो मजबूर होंगे करने के लिए। लेकिन अगर उनको जरा सा भी 1% भी, एक तो देखो सबसे पहले कि एक तो लड़की हुआ, ठीक है, मैं भी हूँ, तो मेरे साथ भी होगा। मैं आपको अपना एक मतलब 2 मिनट के लिए पर्सनल वो शेयर करूंगी कि जैसे जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मेरे फादर ने मुझसे पूछा कि आपको इस क्यों करना है, जर्नलिज्म ही क्यों करना है, शॉर्ट बीट में क्यों नहीं करना है, मतलब बीएड कर लो ना, तुम लेक्चरर बन जाओगे, तुम ये नेट कर लो, लेक्चरर बन जाओगे, बीएड कर लो, टीचिंग का जॉब तुम्हें क्यों नहीं करना। तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था, मैं सिविल के भी स्टूडेंट रही हूँ, तो फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस था कि मुझे आईपीएस ही बनना है। पापा ने बोला कि आईएएस क्यों नहीं बनना, मैंने कहा मुझे नहीं बनना, आई लाइक आईपीएस जॉब। तो मैं आईपीएस के लिए तैयारी के लिए किया, वो अलग बात है नहीं हुआ, ठीक है। बट देन आफ्टर मैं जर्नलिज्म मैंने किया हुआ, तो मैं इस फील्ड में आई, तो मुझसे पूछा क्यों जाना है, ये कर लो वो कर लो, मैंने कहा मुझे यही करना है, इसी फील्ड में आना है। बहुत सारे और भी दिए गए शुरुआत में, कुछ लोग नाराज भी हुए कि नहीं जो है क्या दिन भर भटकना है, इधर जाना है, धूप में जाना है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि हाँ लड़की वो धूप में वॉक होगी तो कलर फेड हो जाएगा, तो कुछ आपको दिक्कत होगी, बहुत तरह के और भी रीजन रखे गए। बट मुझे इस फील्ड में आना था और इसी फील्ड में काम करना था, ये मेरा तय था, क्योंकि जो मेरी एक और चॉइस थी वहाँ मैं सफल नहीं हुई थी, तो मुझे इस फील्ड में आना था। और मेरा लिखने का पैशन रहा शुरू से, ये मेरे पेरेंट्स भी जानते थे कि लिखने का, तो मैंने अपने आप को आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैड प्रूव माई सेल्फ। तो आज जो है मेरी फैमिली हो वो भी इस चीज से कंसर्न होते हैं, उन्होंने देखा कि नहीं इसको कितना भी कन्विंस कर लो, चाहे वो शादी को लेके, ब्याह को लेके, कलर कॉम्पिटिशन को लेके, इसको लेके उसको लेके, ये यही करेगी। तो आज की डेट में क्या है कि दे ऑल सपोर्ट मी, मेरे पेरेंट हो, मेरे फैमिली मेंबर्स हो, मेरे भाई बहन हो, सब सपोर्ट करते हैं। तो आप अगर ये कह रही हैं कि आपके पास जो है वो लिमिटेड टाइम है, तो कहने का मतलब लड़कों के पास ही उतना ही टाइम है। ये बात अलग है कि आप लड़कों को थोड़ी छूट ज्यादा मिली हमारे समाज में, हमें कम मिली है। तो ये है कि आपको दुगनी कोशिश करनी पड़ेगी उसके लिए, और आपको ये समझ लो कि आपको खुद को दुगना प्रूफ करना पड़ेगा। बट एक बार अगर आप खुद को प्रूफ कर लोगे तो नो डाउट कि कल को नोबडी क्वेश्चंस यू। आपको ये साबित करना पड़ेगा कि आई कैन डू दिस, और मैं इसी के लिए बनी हूँ, ठीक है। आई होप आई आंसर यू वेल। यस मैम। मैम शहबाज आलम का एक सवाल है, जैसे लड़की का किया गया बलात्कार, मतलब जैसे कि आपने बोला कि उसको गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, तो उसको प्रेजेंट करने का सही तरीका क्या होगा? कैसे उनको हाँ बोलिए। यस मैम। कोई भी खबर जो लिखी कैसे वो सही तरीके से उसको उसका जो हेडलाइन है वो बना पाए? वो हर किसी की क्वालिटी होती है। अगर आप 10 दिन के 10 जो अखबार हैं, ठीक है, 10 अखबार को छोड़ दीजिए, आप लाइक प्रभात खबर ले लीजिए, आप अगर रांची में प्रभात खबर उठा लीजिए, आप भास्कर उठा लीजिए, हिंदुस्तान उठा लीजिए, जागरण, 4 प्रमुख अखबार, हिंदी के अखबार, इंग्लिश को छोड़ दीजिए। उन 4 अखबारों को अगर आप देखेंगी, अगर किसी शहर में कोई घटना हुई ऐसी, ठीक है, हर अखबार में जो हेडलाइन है खबर वही रहेगी, ठीक है, फलाने जगह पे फलाने पर्सन के साथ फलाने पर्सन ने ऐसी जो है वो दरिंदगी की या जो भी बलात्कार किया, खबर वही रहेगी। बट उसको प्रेजेंट करने का तरीका अलग होगा, सबका सेम हेडिंग नहीं होगी, क्योंकि कॉपीराइट का मामला आता है और भी बहुत सारी चीजें नहीं होगी वहां पे सिमिलरिटी, खबर वही।
पहले रखना चाहिए, अपराध को बाद में, ऐसा कोई हार्डकोर रूल नहीं है, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से एनालाइज करती हैं चीजों को, आप कितनी अच्छी पकड़ है और आप कितनी संवेदनशीलता से ऐसे मुद्दों को आप कवर करने में सक्षम है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? मैम मेरा एक सवाल है, मेरा नाम दिनकर आनंद है। हाँ दिनकर बताएं। मैम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम देखते हैं कि रंग भेद का शिकार हो चुका है, खास करके महिलाओं को लेकर। हम कभी नहीं देखे हैं कि कोई एंकर ऐसा है कि जो थोड़ा मतलब काली है या सांवली है, सांवली तक चलता है, लेकिन जो काली है हम कभी नहीं देखे कोई प्रेजेंट कर रहे हैं न्यूज। तो इससे आप क्या बोलेंगे? इस पे बस मैं यही कहूंगी कि जिस तरीके से हम और आप, यदि आप ऐसे आरोप आपका बिल्कुल सही है, इससे मैं सहमत हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये भेदभाव बहुत ज्यादा है, खासकर रंग को लेके, प्रेजेंटेशन को लेके भी है। बट फिर भी हमारे यहाँ एक वो कहावत है ना कि जो दिखता है वही बिकता है, ठीक है। कभी कोशिश ही नहीं की। कुछ दिन पहले एक खबर आई थी, अमेरिका की एक न्यूज जर्नलिस्ट है, नाम मैं रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ उनका, जो मतलब ब्लैक कम्युनिटी से है, ठीक है, जिनको वहाँ अश्वेत बोला जाता है, उस कम्युनिटी से है। एग्जैक्टली मैं उनका नाम रिमाइंड नहीं कर पा रही हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक और खबर थी जहाँ पे ट्रांस जो है बांग्लादेश में ही, जहाँ जो ट्रांस वुमेन है उनको अपॉइंट किया गया है न्यूज रीडर के तौर पे। तो किसी को भी किसी ने ये तोड़ा है, मतलब ये जो हमारा परंपरा चला आ रहा है ये किसी ने तोड़ा है। अभी जो आप जो आरोप, मैं कहूँ कि आरोप लगा रहे हैं या जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये चीज एग्जिस्ट करता है वहां पे, क्योंकि हमने ऐसा मान लिया है कि गोरा होना मीन्स सुंदर होना, प्रेजेंट मतलब जो है वो ऐसे हेयर स्टाइल होना मीन्स अट्रैक्टिव होना, ऐसी आंखें होना मीन्स जो है बहुत खूबसूरत होना। हमने कुछ ऐसे मानक बना दिए खूबसूरत वहां पे जो लेडी आती है जो न्यूज पढ़ती है बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रेजेंट करती है खुद को, है ना। बट कभी आप डीडी न्यूज देखिएगा, रिकॉर्डेड मेरे ख्याल से आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, वहां पे अगर वो रिकॉर्डेड न्यूज देखिएगा, उनको देखिएगा, वहां पे उनका
For me, you are asking about? यस मैम, वो आपके बारे में पूछ रही है. ओके. अगर मैं कायदे से कहूँ कि देखिए दो तरह की स्टिल आई एम फेसिंग, जिसके लिए हम लोग जो है अभी मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ उसको बताते मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को सुने और मैं बोलते हुए मैं झिझकूं नहीं. जो प्रॉब्लम मैंने फेस किया, मैं पिछले अगर मैं जॉब की बात बोलूँ तो जॉब में आई हैव बीन सिंस 2001. ठीक है, ग्रेजुएशन के टाइम से मैं जॉब कर रही हूँ. अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान से मैं जॉब में हूँ. और मीडिया लाइन की अगर बात बोलूँ तो सिंस 2008 मैं फ्रीलांस कर रही हूँ और सिंस 2016 मैं रेगुलर जॉब में हूँ इन प्रभात खबर. ऐसी कोई खास प्रभात खबर जो संस्थान है वो इस मामले में मैं हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि यहाँ पे जो लैंगिक असमानता की बात है वहाँ बस दो ही जगह पे मुझे लैंगिक असमानता दिखती है. और मैं जो है एज ए मतलब प्रभात खबर एम्प्लॉय मैं हमेशा उठाती हुई हूँ. मेरे मैनेजमेंट को भी पता है ये बात. पहली कि यहाँ पे जो है इन कंपैरिजन टू मेल वर्कर फीमेल्स की संख्या बहुत कम है. अगर मैं अपने बीट की बात बोलूँ, अपने ऑफिस की बात बोलूँ, तभी मैं फिलहाल पटना ऑफिस से काम कर रही हूँ. तो यहाँ पे ऑल टोटल मिला के 4 ही एम्प्लॉय ही लड़कियां. रांची में 8 या 10 थी, कुछ एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट में थी. तो मैंने हमेशा ही मुद्दा उठाया कि क्यों लड़कियों की संख्या कम है. और जो वजह सामने आती है वो ये कि अधिकांश लोग, जैसा मैंने बताया कि मैंने भी इसको स्ट्रगल फेस किया है. मेरे घर में भी लोग नहीं शुरुआत में अग्री थे इस बात से कि हाँ जर्नलिज्म में जाओ और दौड़ धूप करो, खबर बनाओ, पता नहीं किससे कब दुश्मनी बोल ले लोगे क्या हो. क्योंकि सब लोगों को जो बाहर होते हैं ना मीडिया लाइन से, उनको ये आइडिया नहीं होता कि हर खबर का अपना एक तरीका होता है, मतलब करने का एक अलग लाइन होता है. हर कोई क्राइम ही नहीं करता रिपोर्ट फील्ड में जाके, मीडिया फील्ड में जाके. तो एक जो जनरल कॉन्सेप्ट है कि नहीं पता नहीं कहाँ जाओगे, किससे कब क्या हो जाएगा, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, दिस दैट. तो पहला तो जो प्रॉब्लम जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन में मतलब फेस करना पड़ा है मुझे अभी तक इस फील्ड में. अदर फील्ड में मैंने किया है वो दूसरा जॉब था. मीडिया फील्ड की मैं बात करूँ खासकर बात है कि जब मैं यहाँ पे शुरुआत में आई थी तो एक जो प्रॉब्लम मुझे फेस करनी पड़ी कि कभी कभी अगर अचानक से मुझे मतलब मंथली अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर मुझे पीरियड्स आ गए, तो यहाँ पे ऑफिस में जो है शुरुआत में वो जिसको फर्स्ट एड किट बोलो या जिसको सैनिटरी पैड बोलो ये अवेलेबल नहीं होते. तो जिसके लिए मैंने मैंने ये इसके पहले जब मैं रांची में थी, मेरी ज्वाइनिंग पटना थी, बट उसके बाद आफ्टर दैट मैं 4 साल रांची में ट्रांसफर हो गया और अभी लास्ट अगस्त में जो है मैं वापस से पटना में आई हूँ. तो वहाँ रांची में जब मैं गई तो मुझे ये प्रॉब्लम एक फेस करना पड़ा, जबकि वहाँ पे 8 फीमेल एम्प्लॉय होते हुए भी ऑफिस में व्यवस्था नहीं थी कि अगर आपको अचानक से पीरियड आ जाए और आपके पास सैनिटरी पैड नहीं है तो ऑफिस कांट प्रोवाइड यू. तो इस चीज के लिए मैंने जरूर आवाज उठाई. मैंने वहाँ पे एक जो है प्रॉपर व्यवस्था करवाई थी उस वक्त. अभी मालूम नहीं है या नहीं, आई डोंट नो, बट उस वक्त की व्यवस्था हमने करवाई कि भाई ऑफिस जो है वो एक रखे, क्योंकि यहाँ पे ये एक दिक्कत थी. तो ये 2 प्रॉब्लम जो एज ए फीमेल एम्प्लॉय मैंने फेस की है, उसके अलावा नहीं. मतलब डिस्क्रिमिनेशन में कहूँ या किसी तरह का वो कि हाँ एज ए गर्ल मुझे एक अलग तरीके से ट्रीट किया गया, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि मुझे इस तरीके से कभी ट्रीटमेंट मिला नहीं. इवन मुझे सीनियर्स बहुत अच्छे मिले हैं और जो मेरे सीनियर है, जस्ट सीनियर है, उन्होंने काफी कुछ मुझे आज सीखने को मिला है. तो इस मामले में आई ऑलवेज अप्रिशिएट माई इंस्टीट्यूशन. आई होप इस कुछ सवाल का जो जवाब है मैं देने में सक्षम हुई हूँ आप लोगों को. और कोई क्वेश्चन किसी का? मेरे ख्याल से अब ओवर करें या कोई और क्वेश्चन है आप लोगों का? यस मैम, पूनम का एक सवाल है. हाँ बताएं. एक सवाल
एक मिनट, सॉरी, मैं शहबाज आलम ने क्वेश्चन पूछा है, लड़की का किया गया ब्लड ट्रांसफर डालने की, मैम ये गलत तरीका है प्रेजेंट करने का, तो मसाला आपको दिया जाता है। और अच्छा, ये सवाल हो चुका है। पूनम, महिलाओं को इतना कमजोर क्यों समझा जाता है? और अगर हम चाहें तो हम क्राइम बीट, पॉलिटिकल बीट में जाए तो सबसे पहले हमें आपको सबसे पहले हमें प्रूफ करना होता है, ठीक है। और मेरे ख्याल से आई थिंक अनु ने ये बात कही थी, बहुत अच्छी बात कही, कि बातों से प्रूफ करने के बजाय काम से खुद को प्रूफ कीजिए। इसमें भी मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी, मैं अपना ही एग्जांपल दे रही हूँ फिर से। मैं जब शुरुआत में आई, ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने संस्थान को ज्वाइन किया, इससे पहले मैं 10 साल पब्लिकेशन हाउस में जॉब कर चुकी थी। पब्लिकेशन हाउस में भी ऑलमोस्ट काम वही होता है, एडिटिंग होती है वगैरह वगैरह, बट जो नेचर ऑफ जॉब होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें मेरे लिए नई थी। जब यहाँ पे हम आए तो वो जो है मुझे कई महीनों तक, इवन 2 या 3 महीनों तक मुझे ये कहा गया कि तुम बैठ के काम देखो, ऐसे होता है काम, ऐसे होता है। मैंने उस वक्त कहा था अपने सीनियर से कि सर मैं कर सकती हूँ, आप मुझे मौका दीजिए, इसको मैं करूंगी, गलतियां होंगी आप सुधार देंगे। बट उनको ऐसा लगता था कि नहीं, अभी जो है थोड़ा सा इसको और सीखने की जरूरत है, थोड़ा और सीखने की जरूरत है। बट एक मेरे अंदर एक बेचैनी थी कि नहीं, मुझे करना है। सबको होता है कि हाँ मेरा भी नाम उसमें पब्लिश हो। तो एक बार क्या हुआ कि वो आए थोड़ा लेट से, जो मेरे सीनियर थे उस दिन आए थे लेट से, उस दिन हमें लीड स्टोरी प्रेजेंट करनी थी। वो लीड स्टोरी जो है, मुझे टॉपिक उन्होंने एक दिन पहले डिस्कस किया था कि ये इसको ऐसे लिखना है, मैं आऊंगा तो तुम्हें बताऊंगा इसको कैसे लिखना है, प्रेजेंट करना है। मुझे जितनी समझ आई कि इसको कैसे लिखना है, जो कि कहानियां मैं लिखती रही थी, मैंने वो लीड स्टोरी अपनी तरफ से लिख के फटाफट सुबह आए और फटाफट वो लिख के उसको मैंने तैयार करके रखा अपनी तरफ से। वो आए सर, उन्होंने देखा ये बात और उन्होंने पूछा कि इसको जो है कर लिया फाइनल है तुम्हारी तरफ से? मैंने कहा सर मैंने किया तो आप एक बार देख लीजिए। उन्होंने देखा, उसमें कुछ मोटा मोटी उन्होंने जो उनको सुधार लगा वो किया और उन्होंने वो बोला कि हाँ ठीक है, इसी तरीके से करो, सो तुम कर लोगी, शुरुआत करो, कोशिश करो। तो शुरुआत में क्या होता था कि धीरे धीरे कम से कम 1 साल 1.5 साल तक उन्होंने मुझे, मतलब मैं हर स्टोरी करती थी, फिर मैं उनको फॉरवर्ड करती थी, फिर वो उसको देखते थे, फिर एडिट करते थे, जो सुधार होती थी। हाँ, वो सिखाते थे मुझे, एक एक चीज उन्होंने सिखाई कि देखो यहाँ रचना ऐसे नहीं, ऐसे बनाना। बट उसके बाद क्या हुआ, आज के डेट में ये उनका ही कहना है कि नहीं, नाउ यू कैन डू इट, आई हैव क्रिएटेड अ ट्रस्ट। तो उन्होंने ये कहा कि अब तुम कर सकती हो। तो अब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि वो बिजी होते हैं किसी काम में, तो मैं स्टोरी करके रिलीज कर देती हूँ और वो नहीं देखते उस वक्त। तो ये अपने काम से ये आपको प्रूफ करना होगा। अगर कोई आपको नहीं मौका देता है, सपोज आपको कोई मौका नहीं देता, उनको लगता है कि आप पॉलिटिकल बीट कवर नहीं कर सकते, आप एज अ फील्ड, अभी आपके साथ देखिए सबसे अच्छी चीज क्या है ना कि अभी ऑल आर स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी आप लोग किसी हाउस से नहीं बंधे हो, किसी बीट से नहीं बंधे हो, तो यू कैन ट्राई इट ऑन एवरी बीट। आप सोशल बीट पे भी लिखिए, आप पॉलिटिकल पे भी लिखिए, आप एजुकेशन पे भी लिखिए, इन्वेस्टिगेटिव भी लिखिए, क्राइम भी लिखिए, सिविल भी लिखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिखिए, सब कुछ। कोई ऐसा बीट होगा, आपको कल को खुद ये रियलाइज होगा कि किसी बीट पे आपकी पकड़ अच्छी है,
मैं भी डिफरेंट बीट्स पे लिखती रहती हूँ, और भी बहुत सारे मेरे भी फ्रेंड्स भी लिखते रहते हैं। बट हाँ, अभी क्या इतना लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब जो है महिला मुद्दों पे अगर लिखने की बात हो तो मुझे लगता है कि मैं अच्छा लिख लेती हूँ। बीइंग अ साइकोलॉजी स्टूडेंट में बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है, जो ओल्ड एज प्रॉब्लम्स है, उन पे मेरी पकड़ है, तो मैं उन पे अच्छा एक्सप्रेस कर लेती हूँ। तो उस बीट पे मैं कह सकती हूँ कि हाँ, वहाँ पे मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ खुद को। बाकी बीट पे ऐसा नहीं कि मैं नहीं लिख सकती, बट हाँ, एक्सप्रेशन की बात है, बेहतर प्रेजेंटेशन की बात है, तो मैं उस पर कर सकती हूँ। तो आप अभी से ये चीज अगर प्रैक्टिस आपको लगता है कि आगे आपको इस वेट पे काम करना है, तो अभी से इसके ऊपर पकड़ बनाना शुरू कर दीजिए। बहुत कुछ है, ऐसा नहीं, बहुत ऐसा आसान नहीं होता आपको क्राइम रेट पे करना। आप खबर केवल नहीं लिखते, इस चीज को मैंने फिर कहूंगी कि जो उसकी रियलिटीज है, आप उससे पहले वाकिफ होइए कि आप अगर आपको 24 घंटे उसमें देने हैं, आप अपना फोन ये कह के ऑफ नहीं कर सकते कि अरे मेरा फोन ऑफ था इसलिए मैं कॉल नहीं करा। आपको कोई घटना हो जाती है, तुरंत आपको थाने से कॉल जाता है कि आइए सर आइए, मैं आपको ये खबर करनी है। किसी पे गोली चल जाती है आपको थाने में, या किसी महिला के साथ रेप हो जाता है, आप लोग शायद अभी कभी नहीं फेस किया है, मैंने किया है इसलिए बता रही हूँ। किसी महिला के साथ वो दंगी हो जाती है और आप जब जाते हैं वहां पे, वो जिस हाल में, आप उससे खबर कैसे निकालेंगे, आप कैसे उससे बात करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए। उस वक्त वो जिस माइंड सेट से गुजर रही है वो लड़की, जो महिला, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उस एक्सीडेंट जो पर्सन है वहां पे कैसे क्या क्या जो फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको जिसका ध्यान रखना होता है, क्या क्या वहां पे चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें कि आपको कैसे पूछना है, क्या बात कहनी है क्या नहीं कहनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि छोटा सा जो चीज है वो सामने वाले को प्रॉब्लम में डाल सकता है, या जिसको खबर का पूरा रुख ही बदल सकता है। एंटरटेनमेंट या एजुकेशन वगैरह में ऐसा बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखें। आप अगर करना चाहते हो काम, तो अभी से आप शुरुआत कर दीजिए। आपका अगर रिपोर्ट अच्छा होगा, कहीं पे अगर लगता है तो कल को आप बता सकते हैं कि भाई मेरी ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है, मैं कर सकती हूँ। आप देखे तो देखिए, कैसे नहीं देखे। वो बहुत सारी लड़कियों को मिला भी है, कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है, लेकिन कम मिला है, बहुत कम मिला है, ये जरूर है। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अदिति। मैम, मेरा एक आपसे क्वेश्चन है। अगर मैम आप जर्नलिज्म के फील्ड में नहीं होती तो मैम क्या आपके पास सेकंड ऑप्शन भी था क्या? जर्नलिज्म मेरा सेकंड ऑप्शन है। मेरा फर्स्ट ऑप्शन मैंने अभी आपको बता दिया कि फर्स्ट ऑप्शन मेरा जो है वो सिविल सर्विसेज था। जर्नलिज्म मेरा सेकंड ऑप्शन है, और एज ए जर्नलिस्ट, एज ए राइटर आई एम वर्किंग नाउ। इसके अलावा लिखना मेरा शौक है। तो आप जब जर्नलिस्ट होते हैं तो एक राइटिंग का पैशन आपका हमेशा वो डेवलप हो ही जाता है। तो बस खाली टाइम में लिखती हूँ, प्रभात खबर के लिए भी लिखती हूँ, अपार्ट फ्रॉम प्रभात खबर भी लिखती रहती हूँ, कभी कविता कहानियां वगैरह वगैरह। उसके अलावा और भी छोटे मोटे पेज है, बट हाँ, एज ए जॉब की बात बोलूँ तो जर्नलिज्म इज माई सेकंड एंड लास्ट ऑप्शन। उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें लाइफ में चलती रहती है छोटी मोटी, बट वो बहुत ज्यादा नहीं मायने रखती है। ओके मैम, मतलब कि मैम हम लोग को भी सबको प्लान बी भी रेडी रखना चाहिए ना अपने लाइफ हाँ, में। बिल्कुल। किसी भी, देखो लाइफ में क्या है ना, कोई भी आपको जो एम होता है, इसकी बहुत बड़ी वजह भी बताती हूँ। लाइफ में अगर कोई एक, कहते हैं ना कि एक कोई गोल फिक्स करो और उसके लिए अपना 100% दे दो, नो डाउट आपको 100% देना चाहिए, ठीक है। और 100% जब दोगे तभी वो उसको आप अचीव कर पाओगे। वो आधे मन से कोई काम नहीं होता, ऐसा कहा जाता है, बड़े बुजुर्ग ने ऐसा कहा है। बट ये भी है कि आप जब किसी एक फील्ड के लिए जाते हैं, लाइक अगर मैंने बोला कि मैं सिविल्स के लिए तैयारी करने के लिए जाऊं, तो उस वक्त जो है मेरी धुन थी कि मुझे वही करना है। बट मेरे जो गुरु हैं, जिनको मैं अपना गुरु मानती हूँ, उन्होंने ये मुझे कहा था, आज मैं जहाँ पे हूँ शायद उनकी वजह से हूँ। मैंने बताया आपको कि लिखने का मेरा पैशन बचपन से रहा। मैं मतलब 10th और 11th क्लास से ही लिखा करती थी। ग्रेजुएशन में आके मैं छपने लगी थी, अखबारों में मेरा आर्टिकल पब्लिश होने लगा था उस वक्त तक। तो जो लिखने का पैशन है, जब उन्होंने देखा तो वो हमेशा सजेस्ट करते थे कि रचना तुम जो है ना वो जर्नलिज्म कर लो, तुम तो मतलब पत्रकार अच्छी बनोगी। वो मजाक में कहते कि अच्छी पत्रकार बनोगे। उनके कहने पे जो है मैंने एक ज्वाइन कर लिया था। और जब मैं मतलब अपना जॉब छोड़ के मैं गई थी तैयारी के लिए, जब मैंने 8 साल लगभग वहां पे लगाए, कुछ ऐसी मतलब रहा लक बोलो या बहुत सारी और भी चीजें थी जो नहीं हो पाया,
तब क्या था, एक मोमेंट ऐसा था, जनरली आपने पढ़ा होगा कई बार कि कोई जो यूपीएससी नहीं क्लियर किया तो उसने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। किसी का जॉब कोई तैयारी कर रहा था किसी जॉब की, या पर्टिकुलर कोई गोल उसको लाइफ का उसका था, वो नहीं मिला तो उस वक्त वो डिप्रेशन में चला गया। ऐसा होता है ना, लोग अक्सर खबर पढ़ते हैं। बट उस वक्त जब ऐसा हुआ या वो मोमेंट था जहाँ मैं भी काफी सभी तरीके से समझो कि टूट गई, तो उस वक्त क्या हो गया कि फिर उनसे जब मैंने बातें, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा एक और भी है ना, क्यों टूटो, तुम लिखती हो, अच्छा तुम्हारा ठीक है, उसमें नहीं हुआ, इसकी तैयारी करो ना, इसमें लिखो। तो मैंने फिर से लिखना शुरू किया। उन्होंने मुझे समझाया कि फिर से लिखना शुरू करो, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती है। तो मैंने लिखना शुरू किया। आज जहाँ पे हूँ मैं, तो मैं हमेशा इस चीज के लिए थैंक टू हिम एंड थैंक टू गॉड ऑल्सो, कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसी फील्ड के लिए मैं बनी थी, या इस फील्ड में मुझे आना लिखा था, इस वजह से मुझे वहाँ सफलता नहीं मिली। क्योंकि आज जो सफलता आप लोगों से आज अगर मैं बात कर रही हूँ, तो इसके लिए आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, थैंकफुल टू ऑलमाइटी, कि आज अगर आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप मेरे से मतलब मुझे सुनने आप चाह रहे हैं, आपने मुझे एज ए गेस्ट मेंबर अगर इनवाइट किया, तो ये मेरे लिए बहुत, मतलब मैं क्या बोलूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबों से बात करके। तो कहीं ना कहीं इस फील्ड में मुझे आना था, शायद इस वजह से, तो आज मैं कर रही हूँ। बट हाँ, सेकेंड ऑप्शन हमेशा एक तैयार रखना चाहिए, ताकि लाइफ में वो मोमेंट ना आए जहाँ की आप डिप्रेस हो जाओ, जहाँ की आप टूट जाओ। वो सेकेंड ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। आप जर्नलिज्म के साथ और भी बहुत सी चीजें कर सकते हो। बट हाँ, अगर इसमें इस फील्ड में आ रहे हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसको रखना। फुल डेडिकेशन के साथ अगर काम करोगे तो नो डाउट कि कल को आपको किसी बीट पे आपको काम करने के लिए मिलेगा। बट आपका वो डेडिकेशन झलकना चाहिए आपके काम में। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं अनुज सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वोट ऑफ थैंक्स के लिए वो अनुज सर प्लीज। हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आवाज आ रही है? यस सर। रचना मैम, आपको हमारे स्टूडेंट, आपने इतना पेशेंटली हमारे स्टूडेंट्स के सारे सवालों को सुना, सबको सारे सवालों को सुना और उसका बहुत पेशेंटली आंसर किया। हम हमारे पूरे मास कॉम डिपार्टमेंट की तरफ से मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। प्रवीण, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। और जितने भी ऑडियंस जुड़े सभी को थैंक यू, और जितने टीचर्स भी जुड़े हैं सभी को थैंक यू मैम वंस अगेन। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। थैंक यू सो मच। ये सेशन यही समाप्त होता है, आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।